बनारस की गलियों में शहनाइयां गूंज रही थीं। घर फूलों और लाइटों से सजा था। घर की देहरी पर कलश को छूकर गृह प्रवेश किया। सावित्री लाल जोड़े में लिपटी अपनी आंखों में सुनहरे सपने संजोए माधो के घर आई थी। माधो ने उसका हाथ थामकर धीरे से कहा था, सावित्री, तुम इस घर की सिर्फ बहू नहीं, मेरा वो साथ हो जिसे मैं 7 जन्मों का लेकर आया हूँ। किसे पता था कि विधाता ने उन खुशियों की उम्र बहुत छोटी लिखी थी। शादी के अभी 15 दिन भी नहीं बीते थे कि एक कार दुर्घटना में माधव को काल में समा दिया। शमशान की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि समाज के ठेकेदार सावित्री को घेर कर खड़े हो गए। सास पार्वती ने दहाड़ते हुए कहा, अभागन, जिस घर में कदम रखा वही अंधेरा कर दिया। तोड़ दो इसकी चूड़ियां। सावित्री चीखती रही, नहीं माँ जी, ये चूड़ियां माधव ने पहनाई थी, इन्हें मत तोड़िए। पर पत्थर की चोट से कांच बिखर गया और उसके साथ ही सावित्री का संसार भी। ससुर दीनानाथ ने खुरदरे सफेद कपड़े उसकी ओर फेंकते हुए गरज कर कहा, अब यही सफेद कफन तेरा लिबास है। विधवा की इज्जत उसकी खामोशी और इस कोरे रंग में होती है। दिन बीतते गए और सावित्री के लिए घर की चौखट एक जेल बन गई। जेठानी उसे रसोई से धक्का देकर बाहर निकाल दिया। रुक जा, अपवित्र हाथों से खाना नहीं बनेगा, पितर रुष्ट हो जाएंगे। सावित्री ने तड़प कर पूछा, दीदी, क्या प्यास लगना भी पाप है? क्या विधवा होने से मेरा शरीर अशुद्ध हो गया? पर जवाब में सिर्फ उसे तिरस्कार मिला। उसे घर के सबसे अंधेरे कोने वाली कोठरी में डाल दिया गया, जहाँ धूप आने से भी कतराती थी। उसके मैके वालों ने भी संदेश भिजवा दिया कि विधवा बेटी का बोझ उठाना उनके बस की बात नहीं। एक दिन कोठरी की सफाई करते हुए सावित्री को अपनी पुरानी बीएड की किताबें मिली। उन्हें छूते ही उसकी आंखों में एक नई चमक उठी। उसने दिए की मध्यम रोशनी में छिपकर फिर से पढ़ना शुरू किया। उसका छोटा देवर अंकित चुपके से उसके लिए चाय और पढ़ाई के नोट्स ले आता। अंकित ने कहा, भाभी, भैया हमेशा कहते थे कि आप बहुत होनहार हो। आप ये परीक्षा दीजिए, मैं आपका साथ दूंगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक रात दीनानाथ जी ने उसे पढ़ते देख लिया। उन्होंने लाठी से हमला किया और सावित्री की सारी किताबें आंगन की आग में झोंक दी। दीनानाथ जी चिल्लाए, विधवा का काम माला जपना है, ये पोथियां पढ़कर कुल की मर्यादा मिट्टी में मत मिला। सावित्री ने जलती हुई किताबों की राख को मिट्टी में भरकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसू नहीं, अंगारे थे। उसने दृढ़ स्वर में कहा, बाबूजी, कागज जला सकते हैं, मेरी काबिलियत नहीं। आपने आज किताबें नहीं, अब मैं खुद अपनी राह चुनूंगी। उसी आधी रात को सावित्री ने खिड़की की ग्रिल फांदी और अंधेरे में ओझल हो गई। पीछे छूट गया वो घर जहां उसे अभागन कहा जाता था। शहर की सड़कें अजनबी थीं और रात डरावनी। स्टेशन पर गुंडों की गंदी नजरों से बचते हुए उसने पूरी रात जाग कर काटी। सुबह उसे संगनी आश्रय नामक एक संस्था की संचालिका ममता दीदी मिली। ममता ने उसका हाथ थामकर कहा, बेटा, ये सफेद साड़ी तुम्हारी बेड़ी नहीं, तुम्हारी ढाल है। रोना छोड़ो और खुद को साबित करो। सावित्री ने एक स्कूल में इंटरव्यू दिया। वहां के प्रिंसिपल ने झिझकते हुए कहा, आप विधवा हैं, लोग कहेंगे स्कूल का शगुन बिगड़ जाएगा। सावित्री ने पलटकर जवाब दिया, मैडम जी, सरस्वती का वास सुहाग में नहीं, साधक के मन में होता है। मेरी काबिलियत देखी, मेरी साड़ी नहीं। सावित्री को सहायक शिक्षिका की नौकरी मिल गई। उसने अपनी पहली तनख्वाह से एक कलम खरीदी और संकल्प लिया कि कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगी। इसी बीच उसे नाली के पास पड़ी एक लावारिस बच्ची मिली। समाज ने फिर शोर मचाया, एक विधवा पराया बच्चा पाल रही है, ये जरूर इसी का पाप होगा। पर सावित्री डिगी नहीं। उसने उस बच्ची का नाम मुस्कान रखा और उसे अपनी ममता की छांव दी। सावित्री ने बीएड में टॉप किया और देखते ही देखते वह शिक्षक विभाग की एक बड़ी अधिकारी बन गई। शाम का समय था। सावित्री अपने कमरे में आईना देख रही थी। उसके हाथ में एक हल्के नीले रंग की सूती साड़ी थी। 10 साल से उसकी आंखों को सिर्फ सफेद रंग की आदत हो गई थी। आज जब उसने उस नीले रंग को अपने शरीर पर रखा तो उसे लगा जैसे बरसों बाद आसमान उसके आंगन में उतर आया हो। तभी 7 साल की मुस्कान दौड़ती हुई कमरे में आई।
उसने अपनी माँ के हाथ में वो रंगीन साड़ी देखी तो उसकी आंखें फटी की फटी ही रह गई। मुस्कान हैरानी से, माँ, ये क्या है? क्या ये आपकी साड़ी है? सावित्री हल्का सा मुस्कुराते हुए, हाँ बेटा, क्यों, अच्छी नहीं लग रही? मुस्कान साड़ी के पल्लू को छूते हुए, माँ, ये तो बहुत सुंदर है। ये तो बिल्कुल उस चिड़िया के पंख जैसी है जो सुबह हमारे बरामदे में आती है। पर माँ, आप तो हमेशा वो दूध जैसी सफेद साड़ी पहनती थी, क्या वो गंदी हो गई? सावित्री की आंखों में एक पल के लिए नमी आ गई। उसने मुस्कान को अपनी गोद में बिठाया और उसके बाल सहलाने लगी। सावित्री, नहीं बेटा, वो गंदी नहीं हुई थी। बस माँ को लगता था कि माँ के जीवन में अब कोई रंग नहीं बचा। दुनिया कहती थी कि जिसके पास तुम्हारे पापा नहीं होते उसे रंगों से दूर रहना चाहिए। मुस्कान मासूमियत से, क्यों माँ, क्या रंग पापा के पास चले गए थे? पर स्कूल में तो टीचर कहती है कि सूरज की रोशनी में 7 रंग होते हैं और सूरज तो सबके लिए चमकता है, क्या वो आपके लिए नहीं चमकता था? सावित्री अवाक रह गई। एक छोटी सी बच्ची ने जीवन का इतना बड़ा सत्य कह दिया था। उसने मुस्कान का माथा चूमा। सावित्री, चमकता तो था लाडो, पर माँ ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। मुझे डर लगता था कि अगर मैंने रंग पहने तो लोग क्या कहेंगे। वो कहेंगे कि देखो, ये विधवा होकर भी सजना चाहती है। मुस्कान सावित्री के गालों पर हाथ रखकर, माँ, आप सजने के लिए मत पहनो, आप इसलिए पहनो क्योंकि मुझे आप फूलों जैसी अच्छी लगती हो। जब आप सफेद साड़ी पहनती थी तो मुझे लगता था कि आप उदास हो। आप ये नीली साड़ी पहनोगी तो मुझे लगेगा आप खुश हो। क्या आप मेरे लिए खुश नहीं हो सकती? सावित्री के भीतर जैसे बिजली सी कौंधी। उसने अपनी बेटी को कसकर गले लगा लिया। उसकी सिसकियां निकल गई, पर ये आंसू दुख के नहीं, मुक्ति के थे। सावित्री, पहनूंगी बेटा, आज से मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए हर वो रंग पहनूंगी जो ईश्वर ने इस धरती पर बनाया है। आज से मेरी पहचान ये सफेद कपड़ा नहीं बल्कि मेरा काम और तुम्हारी ये मुस्कान होगी। मुस्कान खुशी से नाचने लगी और भागकर अपनी छोटी सी डिबिया से एक लाल बिंदी ले आई। मुस्कान, माँ, ये भी लगा लो, आप बिल्कुल परी लगोगी। सावित्री ने बिंदी नहीं लगाई, पर उसने अपनी बेटी का हाथ थाम लिया और खिड़की से बाहर डूबते हुए सूरज को देखा। उसे महसूस हुआ कि माधव ऊपर से मुस्कुरा रहे हैं। आज सावित्री ने समाज के बनाए शोक को उतार फेंका था और एक माँ के रूप में जीवन को फिर से अपना लिया था। 10 साल बाद एक दिन अंकित का फोन आया। वह रो रहा था। भाभी, बाबूजी को लकवा मार गया है, हमारा घर नीलाम हो रहा है, माँ दाने दाने को मोहताज है। सावित्री के मन में युद्ध छिड़ गया। क्या उन लोगों की मदद करे जिन्होंने उसे घर से निकाला था? उसकी अंतरात्मा ने कहा, माधव के माता पिता मेरे भी हैं, मैं उन्हें सड़क पर नहीं छोड़ सकती। सावित्री अपनी सरकारी गाड़ी से गांव उतरी। पूरा गांव उसे पहचानने की कोशिश कर रहा था। हवेली की नीलामी चल रही थी। जैसे ही नीलामकर्ता ने अंतिम बोली पुकारी, सावित्री की आवाज गूंजी, 10 लाख। उसने अपना ही ससुराल खरीद लिया। अंदर पहुंचकर उसने देखा कि उसके ससुर दीनानाथ बिस्तर पर लाचार पड़े हैं। सावित्री को देखते ही उनकी आंखों से गंगा जमुना बह निकली। दीनानाथ ने कांपते हाथों से अपनी वसीयत निकाली और कहा, बेटी, मैं वारिस ढूंढ रहा था, पर तू तो इस कुल की रक्षक निकली, मुझे माफ कर दे। सावित्री ने उन्हें गले लगा लिया और कहा, बाबूजी, मैंने बदला लेने के लिए नहीं, फर्ज निभाने के लिए वापसी की है। उसने उसी पुरानी हवेली को सावित्री शिक्षा केंद्र में बदल दिया। होली के दिन उसने गांव की सभी विधवाओं को बुलाया और सबके साथ गुलाल उड़ाया। उसने पंचायत की भरी सभा में ललकार कर कहा, आज से इस गांव की कोई स्त्री अभागन नहीं कहलाएगी। सुहाग के जाने से जीवन खत्म नहीं होता, बल्कि एक नया अध्याय शुरू होता है। सावित्री अब एक
सफल ऑफिसर, एक प्रेरणादायक माँ और हजारों विधवाओं की आवाज बन चुकी थी। उसने माधव की तस्वीर के सामने एक दीप जलाया और बुदबुदाई, माधव, देखो, मैंने अपना वादा निभाया। आज मैं अपनी आंखों से वो सारे रंग देख पा रही हूँ जिन्हें दुनिया ने छीन लिया था। सूरज की पहली किरण के साथ सावित्री एक नई सुबह की ओर बढ़ गई, जहाँ अब कोई अंधेरा नहीं था। यह सावित्री की यात्रा का स्वर्णिम क्षण है, जहाँ उसका संघर्ष एक संस्था का रूप लेता है। यह केवल एक भवन का उद्घाटन नहीं, बल्कि सदियों पुरानी रूढ़ियों के टूटने का प्रतीक है। गांव की उस पुरानी हवेली के बाहर आज एक उत्साह जैसा माहौल था। जिस दहली पर कभी सावित्री को कुलच्छनी कहकर कोसा गया था, आज वहीं गेंदे के फूलों के तोरण बंधे थे। गांव के लोग जो कभी सावित्री की छाया से बचते थे, आज अपनी बेटियों का हाथ थामे वहां खड़े थे। हवेली के मुख्य द्वार पर एक रेशमी लाल रिबन बंधा था। सावित्री अपनी आसमानी नीली साड़ी में शांत और गर्मामयी खड़ी थी। उसके पास ही उसकी बेटी मुस्कान और लकवाग्रस्त ससुर दीनानाथ जी अपनी व्हील चेयर पर बैठे थे। सरपंच आगे बढ़ते हुए, सावित्री जी, गांव के बड़े बुजुर्ग और विद्वान पंडित जी आए हैं। उनके हाथों से ही इस पाठशाला का उद्घाटन करवाते हैं, वही शुभ होगा। सावित्री ने एक गहरी सांस ली और शालीनता से मुस्कुराई। उसने भीड़ की ओर देखा, जहाँ पीछे की कतारों में कुछ विधवा स्त्रियां आज भी अपनी सफेद साड़ियों के पल्लू में चेहरा छिपाई खड़ी थीं। सावित्री, क्षमा कीजिए सरपंच जी, पर इस पाठशाला की नींव शुभ अशुभ के पैमानों पर नहीं, बल्कि संघर्ष और सम्मान पर टिकी है। इसका उद्घाटन कोई पंडित नहीं करेगा और ना ही कोई बड़ा ऑफिसर। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। दीनानाथ जी ने धीमी आवाज में पूछा, तो फिर कौन करेगा इसका उद्घाटन बेटी? सावित्री आगे बढ़ी और भीड़ के पीछे छोर पर खड़ी एक वृद्ध महिला का हाथ पकड़ा। वह महिला 70 साल की थी, जिसका नाम गोमती काकी था। 60 साल पहले विधवा होने के बाद से गोमती काकी ने कभी किसी शुभ कार्य में कदम नहीं रखा था। सावित्री काकी, आज आप इस रिबन को काटोगी। गोमती काकी कांपते हाथों से, नहीं नहीं बिटिया, मैं अभागन हूँ। 60 साल से मैंने किसी मांगलिक चीज को छुआ तक नहीं। मेरी परछाई इस स्कूल को अपवित्र कर देगी। सावित्री काकी की आंखों में आंखें डालकर, काकी, अपवित्र वह सोच है जो इंसान को एक अछूत बनाती है। आपने 60 साल समाज का तिरस्कार सहा है, फिर भी आप जीवित हैं। आपसे बड़ी तपस्विनी और शुभ इंसान इस गांव में कोई नहीं है। आज आप रिबन काटोगी ताकि इस स्कूल में पढ़ने वाली हर लड़की ये जान सके कि औरत की किस्मत उसके माथे की बिंदी या साड़ी के रंग में नहीं, उसके हौसलों में होती है। पूरा मैदान सन्न रह गया। गोमती काकी की आंखों में आंसू बहने लगे। सावित्री ने कैंची उनके हाथ में थमाई। जैसे ही रिबन कटा, पूरा परिसर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सावित्री मंच पर चढ़े और उसने माइक संभाला। उसके शब्द पत्थर की लकीर जैसे लग रहे थे। सावित्री का भाषण आज से इस हवेली का नाम बदल गया है। यह अब किसी जमींदार का घर नहीं, बल्कि ज्ञान का मंदिर है। यहाँ विधवाओं को सफेद कपड़े पहनने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। यहाँ साधुआ और विधवा का भेद नहीं होगा। यहाँ सिर्फ इंसान और शिक्षा की बात होगी। लोग कहते थे कि मेरा जीवन एक सूखा रेगिस्तान है, पर देखिए, मैंने अपने आंसुओं से ही यहाँ हरियाली उगाई है। मेरी बेटी मुस्कान और इस गांव की हर बेटी का बिना डरे होकर पढ़ेगी। उद्घाटन के बाद सावित्री ने देखा कि गोमती काकी ने अपने सफेद पल्लू को सिर से उतार दिया था और उनकी आंखों में एक नई चमक थी। दीनानाथ जी ने गर्व से सावित्री का हाथ पकड़ा। तभी मुस्कान दौड़ी हुई आई और एक पीला गुलाब सावित्री को देते हुए बोली, माँ, आज आप सबसे सुंदर लग रही हो। सावित्री ने मुस्कान को गले लगाया और आसमान की ओर देखा। उसे महसूस हुआ कि हवा में अब घुटन नहीं, बल्कि आज़ादी की महक है। सफ़ेद साड़ी का वो काला अध्याय हमेशा के लिए बंद हो चुका था
और इंद्रधनुष भविष्य का आगाज हो चुका था। सावित्री की यह कहानी हमें सिखाती है कि समाज भले ही आपको अंधेरे में ढकेल दे, लेकिन अगर आपके भीतर शिक्षा और आत्मसम्मान की लौ जल रही है तो आप खुद अपना सूरज बन सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।